तुम बिला वजह वहम में पड़ रहे हो। ऐसी मुशाहबत तुम्हें हर तीसरी चौथी अमरीकी लड़की में मिल जाएगी। वीरा ने उसकी बात काट कर पुरजोर लहजा में कहा, तुम यकीन करो कि मैं वीरा हूं और ना उस नाम की किसी लड़की को जानती हूं। मुझे फरेब देने की कोशिश ना करो, सोबराज ने सख्ती से कहा। अगर तुमने शराफत से अपनी असलियत तस्लीम ना की तो फिर मुझे टेढ़ी उंगलियों से घी निकलवाना पड़ेगा। तो मुझे धमकियां दे रहे हो, हर आसान कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। शट अप। वो अपना बायां हाथ मेज पर मारकर वीरा पर पहली बार कुर्राया। मैं ऐसा लहजा सुनने का आदी नहीं हूं। मुझसे होश में रहकर बात करो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मुझे अमेरिका में CBS के किसी जिम्मेदार एहलकार का नाम और फोन नंबर बताओ। मुझसे फोन करके अभी तुम्हारे बयान की तस्दीक के लेता हूं। वो सोबराज का सबसे मजबूत मुतालबा था जिसका वीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो बरहमी के मुजाहरे पर उतर आई। मुझे तुम जहनी मरीज मालूम होते हो। नॉर्मल होते तो ऐसी बहकी बहकी बातें ना करते। मैं तुम्हारी मुलाजिम नहीं हूं कि तुम्हारे हर मुतालबे का जवाब दूं। इंटरव्यू देना है तो दो, वरना मुझे वापस जाने दो। अब तुम इतनी आसानी से वापस नहीं जाओगी। उसके होंठों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। अध खुले होंठों में से उसके सफेद दांत किसी भेड़िए के दांतों की तरह चमक रहे थे। वो अपनी बात पूरी करते हुए कह रहा था, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं मगर उनकी वापसी मेरी मर्जी से होती है। वीरा बेबसी से उसे घूरती रह गई। उसके पास सोबराज की बातों का कोई जवाब नहीं था। और कुछ नहीं तो मुझे हैदराबाद के इन 3 लीडरों के नाम बताओ जिनके तुम इंटरव्यूज ले रही हो। वीरा को खामोश पाकर उसने चंद सानियों बाद कहा, मेरी सब सियासतदानों से गहरी दोस्तियां हैं। मैं फोन पर उससे मालूमात हासिल के लेता हूं। तीनों में से किसी एक ने भी तस्दीक कर दी कि तुम्हारा ब्रीफ केस उसके यहां रह गया है तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। अब मुझे तुम्हारी इंटरव्यू या किसी और बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यहां वहशत हो रही है। मैं इसी वक्त वापस जाना चाहती हूँ। नहीं वीरा, अब यह मुमकिन नहीं रहा, उसने सर्द लहजे में कहा। तुम बहुत मुश्किल से हाथ आई हो। अब मैं तुम्हें चारा बनाकर डैनी का शिकार खेलूंगा। वो आजकल बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी वजह से अब उसे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। वीरा के लिए खुद को मैरी क्लार्क साबित करने के सब दरवाजे बंद हो चुके थे। उसकी सोबराज से निजात बस एक नुक्ते पर मुनहसर रह गई थी कि उसे सोबराज पर कब और कौन सी अंगूठी आजमाने का मौका मिलता है। उसके लिए सोबराज का उसके करीब आना जरूरी था। जब तक वो खुद को मैरी क्लार्क साबित करने पर अड़ी हुई थी, उसका दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था, वजूद में बेचैनी रची हुई थी और ज़हन माऊफ सा हो रहा था। यूं ही उसने वीरा बनकर सोबराज को अपने जाल में फांसने का इरादा किया। वो खुद को तवाना महसूस करने लगी और बहुत तेजी से पुरसकून हो गई। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो कि मैं मैरी नहीं वीरा हूं। ऐसी सूरत में तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? उसे नहायत पुरसकून लहजे में सोबराज से पूछा। अब तुम राह रास्त पर आई हो, वो फातियाना मुस्कुराहट के साथ बोला। ऐसी सूरत में अगला कोई कदम उठाने से पहले मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं भी खेलों की शौकीन हूं। तुमको नित नए तमाशे दिखाऊंगी। तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? मैंने तुम्हारा बहुत शोहरा सुना था, मगर तुम इतनी हसीन नहीं हो। सोबराज ने उसकी बात काट कर कहा, मेरी हसीन तरीन लड़कियों से लंबी दोस्तियां रही हैं। मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं कि तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे पहलू से लगकर बैठ जाऊं। खेल के मेरे अपने तरीके और असूल हैं। अपनी मर्जी से खेलता हूं। अभी मैं तुमको सैर के लिए भेजता हूं। इस सैर में तुम मेरी खास मसहरी भी देखोगी, जिसके नर्म बिस्तर के नीचे जंजीरों के साथ हल्की हथकड़ी और बेड़ियां कसी हुई हैं। मुझे ये सब सुना कर दहशत ज़दा करने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे एक मफरूजा बात कही है, मैं वीरा नहीं हूं। तुम्हारे कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने शुबे की तस्दीक करूंगा। तुम दुनिया की हर बात को जुटला सकती हो, लेकिन तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स झूठ नहीं बोलेंगे। किसी भी अमरीकी एजेंसी का मकामी दफ्तर कंप्यूटर पर मवाजना करके बता देगा कि तुम कौन हो। इनके रिकॉर्ड में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स महफूज हैं। सोबराज की वो बात बहुत वजनी थी। गुफ्तगू करते हुए तेजी के साथ सोचता भी जा रहा था। वीरा की शख्सियत को बेनकाब करने के हरबे उसे एक एक करके सूझ रहे थे और वो इन्हें इसी तरतीब से पेश करके वीरा को परेशान कर रहा था। उसने अपनी पूरी गुफ्तगू में कहीं भी अमरीकी हमायत वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिंगरप्रिंट्स वाली बात ऐसी थी कि इसमें अमरीकी रिकॉर्ड और आनत का जिक्र आना नागुज़िर था। वीरा को इल्म था कि सोबराज के टाम और निक से कितने गहरे मरासम थे। सोबराज की फरमाइश पर वो आधी रात को भी इसके लिए काम करने पर कमर बस्ता हो सकते थे। वीरा अपने हरीफ के पै दर पै जारहाना सवालात से जिच आ गई थी। उसके पास सोबराज के बेशतर सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसे रह रहकर मेरी बात याद आ रही थी। उसने वक्त की कमी के बावजूद कई काम पूरे कर लिए थे, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि सोबराज जैसे चालाक और खराट मुजरिम का सामना करने के लिए उसका होमवर्क मुकम्मल नहीं था। उसे सोचने समझने के लिए कुछ वक्त दरकार था। वो सोबराज की जात के शहर से आज़ाद होकर ही कुछ सोच सकती थी। उसके लिए सोबराज की मुजव्जा सैर बहुत मुनासिब थी।
फिंगरप्रिंट्स लेकर अपना ये अरमान भी पूरा कर लेना, तुम्हें नाकामी होगी। ये बताओ कि सैर का आगाज कब होगा? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़हनी रोक किधर चलती है, वीरा ने उससे कहा। सोबराज की नजरें वीरा के अक्कम में लगी हुई दीवार गिर खड़ी की तरफ उठ गईं। वीरा ने जल्दी से अपने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो 5 बजने में चंद मिनट बाकी थे और सोबराज के लिए मेरी फोन कॉल आने में सिर्फ इतने ही मिनट बाकी रह गए थे। सोबराज ने घंटी बजाकर लड़के को बुलाया और उसके जरिए सुनील को फौरी तौर पर अपने दफ्तर में तलब कर लिया। सुनील अपने कमरे में शेर था। अपने पास के कमरे में आया तो भीगी बिल्ली बना हुआ था। वह अदब से सीने पर हाथ बांधकर मेज के सामने खड़ा हो गया। मैरी को तहखाने की सैर करा लाओ, ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं, बस 10-15 मिनट काफी हैं। सोबराज ने उसे हदायत थी। वीरा के बैग से रिवाल्वर निकाल लिया गया था। इसमें कोई खास चीज नहीं रही थी। वीरा ने उसे वहीं पर छोड़ा और सुनील के साथ तहखाने में जाने के लिए उठ गई। अव्वल खान अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालकर 4:30 बजे ही हमारे घर पहुंच गया था। सोबराज से 5 बजे फोन करने के बाद उसी के सामने हुई थी। सोबराज से होने वाली लफ्ज ब लफ्ज गुफ्तगू वो अपने कानों से सुनना चाहता था। तुम्हारे बास ने तुम्हें सोबराज से दूर रहने का मशवरा दिया है। ये गुफ्तगू तुम्हारे लिए बेसूद रहेगी। चाय नोशी के दौरान मैंने उसे छेड़ा। इस वक्त भी मैं सोबराज से बहुत दूर और तुम्हारे नजदीक हूँ। मेरी मौजूदगी में अगर तुम उसे फोन करते हो और मैं तुम दोनों की बातें सुन लेता हूँ तो उससे कोई हुक्म अदूली नहीं होती। बास ने मुझे तुमसे दूर रहने के बारे में कोई हदायत नहीं दी है। मुखबरी भी हो सकती है कि तुम हुक्म मिल जाने के बावजूद सोबराज के मामले में काफी दिलचस्पी ले रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुखबरी कौन करेगा? गजाला ने अपनी टांग अड़ा दी। मैं, आप या सुल्तान शाह। हकाम अपनी जगह हैं। मैं STF का अफसर होने के साथ साथ अव्वल खान भी हूँ। मेरी भी कोई शख्सियत है, पसंद है, नापसंद है। मैं उस खबीज के खिलाफ कुछ करने से कासिर हूँ तो कम अज कम तुम्हें मशवरा तो दे सकता हूँ। मैं यहाँ होता तो शायद वीरा को समझा बुझाकर उधर जाने से रोक लेता। वो समझने वाली शय नहीं है, गजाला ने सर झटक कर कहा। उसके दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। वो जिद्दी तो है, अव्वल खान ने एतराफ किया। सोबराज सफेद पोश और बारसूख बदमाश है। उसे वीरा पर जरा भी शक हो गया ना तो कोई उसकी मदद नहीं कर सकेगा। दुआ करो कि वो 5 बजे से पहले ही इंटरव्यू से फारिग होकर वहां से निकल जाए। गजाला दुआइया लहजे में बोली, इंटरव्यू के लिए 1 घंटा बहुत होता है। सुल्तान शाह ड्राइवर बनकर उसके साथ गया है। वीरा के साथ खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो खबर पहुंचाने में देर नहीं लगाएगा। मैंने उम्मीद जाहिर की, हो सकता है कि वीरा वहां से फारिग होकर निकल चुकी हो और थोड़ी देर में यहां पहुंचने वाली हो। वो यहां से गई तो बात इतनी संगीन महसूस नहीं हो रही थी। उसके जाने के बाद मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे। गजाला ने साहब को इसे काम लेते हुए बताया, आज काफी दिनों बाद मुझे गजाला के साथ घर में आजादी के साथ हंसने बोलने का मौका मिला था, मगर जरा सी देर के लिए भी ध्यान उधर नहीं गया। जब से वो दोनों गए हैं जहन मुसलसल इन्हीं की तरफ लगा हुआ है। उसके आने पर ही यह तनाव खत्म होगा। यह बताओ कि इस वक्त तुम इससे क्या बात करने वाले हो? अव्वल खान ने यकायक बात कर रुख बदल दिया। मैं पहले से क्या कह सकता हूँ, देखना पड़ेगा कि वो क्या कहता है। काश उससे बात होने से पहले वीरा घर लौट आए तो फिर उससे डट कर बात की जा सकेगी। गजाला दरमियान में बोल पड़ी, थोड़ी देर के लिए वीरा को भूल जाओ। अव्वल खान ने बुजुर्गाना सख्ती से कहा, रास्ता लंबा है, इस तरफ ट्रैफिक भी गंदा होता है, इसे आने में देर सवेर हो सकती है। मुझे क्यों डांट रहे हो, बात तो उनको करनी है। गजाला ने मेरी तरफ हाथ उठाकर कहा, मैं डांट नहीं रहा, समझा रहा हूं कि महज कुछ देर के लिए वीरा को भूल कर डैनी को अपना जहन बना लेना चाहिए। मेरे जहन में एक बुनियादी बात मौजूद है। मैं उसे ये मुतालबा नहीं कर सकता कि वो खुद को कानून के हवाले करके अपने जराइम का एतराफ़ कर ले। इसके सिवा उससे हर बात की जा सकती है और वो मैं ज़रूर करूँगा। इस वक्त वो सख्त दबाव में है, मैं उससे खुलकर बात करूँगा। बातों में वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। इस दौरान में मेरे कान दरवाजे की तरफ लगे हुए थे, लेकिन यूं ही इंतजार में 5 बज गए और मैंने फ़ोन पर सोबराज का सेटेलाइट नंबर मिलाना शुरू कर दिया। सोबराज मेरी कॉल का मुंतजिर था। उसकी तरफ से पहली घंटी ही पर जवाब मिल गया। तुम वक्त के बहुत पाबंद मालूम होते हो, ये अच्छी बात है। मैं वक्त और जुबान दोनों का पाबंद हूँ। तुम्हारा राज मेरे सीने में दफन है, अभी तक किसी को इसकी हवा नहीं लगी। मैंने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा कमाल नहीं है, इसमें मेरी खूबी का भी दखल है। मैं कल से अव्वल खान को भूला हुआ हूँ, लेकिन तुमने सीता को मार कर अच्छा नहीं किया। यह तुमसे किसने कह दिया कि उसे मैंने मारा है? चाहे मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के सिवा कौन उसके बारे में जानता था? मैंने खुद तुमको उसके बारे में बताया था। तुम उसके खून के प्यासे हो रहे थे क्योंकि उसने तुम्हारे सारे राज मेरे सामने उगल दिए थे। तुम उससे खार खाए बैठे थे, उसे मार कर अब उसका खून मेरे गले में डाल रहे हो। मुझे उस कुतिया से बदला लेकर खुशी होती। उसकी आवाज़ तल्ख हो गई, लेकिन मेरे आदमी उसे तलाश करने में कामयाब नहीं हो सके। उसकी लाश के करीब उसके जेर जामे के मिलने से मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ गया था। यह बात सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे जरिए मुझे मालूम थी कि उसकी शनाख्त जेर जामे में पोशीदा है। इस बारे में मैं खुद फिक्रमंद था।
वो ज़ेरजामा पहन कर गई थी। वो मेरे पास छोड़ने वाली चीज़ नहीं थी। शायद तुम फिर मेरे आसाब का इम्तिहान लेना चाह रहे हो। क्या मैं ये समझ लूं कि हम दोनों के सिवा कोई तीसरी पार्टी भी इस राज से वाकिफ हो चुकी थी? अगर तुम मुसर हो कि तुम्हारे हाथ साफ हैं तो फिर यही एक नतीजा अखज़ किया जा सकता है। तुम्हारी बहुत सी लोगों से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। तुमने उसे ताक कर उठाया था, इसलिए उसे सब कुछ उगलवाने में कामयाब हो गए। वो किसी और को बिला वजह कोई बात क्यों बताती? ये तुमने कैसे समझ लिया कि उसने किसी को कुछ बताया होगा? तुम खुद गौर करो, हालात तुम्हारे सामने हैं। उसको मारने वाले को यह मालूम था कि ज़ेरजामे के बगैर सीता की शनाख्त नहीं हो सकेगी। ज़ेरजामा उसके कत्ल के बाद जाए वारदात पर डाला गया था। कोई और सूरत होती तो वो इसके बदन पर मौजूद होता। शायद वो पुलिस की ज्यादा तवज्जो का मरकज भी न बनता। वो किसी और को आसानी से ये राज नहीं बता सकती थी कि वो सीता कांत नामी ब्लैक कैट है। ये मोटी सी बात तुम खुद भी समझ सकते हो। सवाल ये पैदा होता है कि वो तीसरी पार्टी कौन है। ये तुम्हारा दर्द सर है, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। वो मेरे कब्जे में आई, मैंने उससे सब कुछ उगलवाया और फिर उसे रिहा कर दिया। मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने उसे रिहा कर दिया होगा? सुनो सोबराज, मैंने कदर तलखी से उसकी बात काट दी। मैं इस बारे में तुमको जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। फिर भी ये बता रहा हूं कि मेरी कैद से आज़ादी के बाद उसने तुमको कहीं से फ़ोन किया था और अपने पकड़े जाने का किस्सा गोल कर दिया था। इस वक्त वो मेरी तहवील में होती तो तुमसे किसी किस्म का राब्ता कायम नहीं कर सकती थी। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। मुझे मैदान में दूर दूर तक कोई तीसरा फरीक नजर नहीं आता। यह तुम्हारी निगाह की कमजोरी है, मैंने बरजस्ता कहा। टॉम और निक तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम खुद उनको देखना ना चाहो तो और बात है। टॉम और निक? फोन पर उसकी तहय्युर ज़दा बेसाख्ता आवाज उभरी। फिर उसने फौरन ही कलाबाजी खा ली। ये कौन है? अब इतने भोले और अनजान मत बनो। उसकी मक्कारी पर मेरी आवाज तल्ख हो गई। तुम इन्हीं दोनों के अमा पर कोबरा बने हुए थे। मैंने वो बात भी छेड़ दी जो मुझे कर्नल तावर के रूप में मालूम हुई थी। अब तुमने बेसरोपा बातें शुरू कर दी हैं। मेरे लिए दोनों नाम अजनबी हैं। उसने टटाई से कहा। क्या यह गलत है कि तुमने निक के अमा पर अपने किसी आदमी से अर्जुन को मरवा दिया था? मैं चुभती हुई आवाज में बोला। तुम मुझे अपनी मालूमात से मरोब करने के चक्कर में बहक रहे हो। अर्जुन को मैंने नहीं मरवाया था, वो मेरा गहरा दोस्त था। वो तुम्हारा दोस्त जरूर था, लेकिन उसके गले पर छुरी फेरने का हुक्म तुम्हारा ही था। तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम्हारे इनकार से हकायक नहीं बदल सकते। जब तक सीता जिंदा थी मेरी सारी तवज्जो उसकी जात पर मरकूज थी। मैं जल्द अज जल्द उसके खात्मे का ख्वाह था और वो काम सोबराज से लेना चाह रहा था। यही वजह थी कि पिछले रोज सीता की जात मेरी और उसकी गुफ्तगू का महवर बनी रही थी। मैंने अपना सारा जोर बयां ये साबित करने में सर्फ कर दिया था कि सोबराज के जाती राजों का इंकशाफ सीता ने किया था। मेरी इस कोशिश का खातर खा नतीजा बरामद हुआ था। मैंने वाकयात की कड़ियां इस तरह मिलाई थी कि सोबराज के लिए मेरी बातों पर एतबार करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा था। वो सीता के लहू का प्यासा हो गया था। ये सोबराज के सितारों की गर्दिश थी कि उसके आदमी सीता तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके और उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त होने से पहले गजाला ने इस मकार ब्लैक कैट को जहन्नुम वासिल कर दिया। मैंने सीता के हवाले से सोबराज को कई ऐसी बातें बावर करा दी थी कि सीता की मौत पर उसका तिलमिलाना बजा और काबिल फहम था। सीता की हलाकत से सोबराज के लिए एक अहम बाब बंद हो गया था। वो सीता से बाज पुरुष करके मेरी सुनाई हुई कहानी की तस्दीक करने का मौका खो चुका था। इस वक्त मेरे लिए सीता की कोई अहमियत नहीं रही थी। वो अपने कैफरे किरदार को पहुंच चुकी थी। उसके रास्ते से हट जाने के बाद मेरी सारी तवज्जो उन हरीफों पर मरकूज हो गई थी जो इस वक्त जिंदा थे और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी रीशा तवानियों में मसरूफ थे। मैं हैरान हूं कि कौन तुमको मेरे खिलाफ वर्गला रहा है, सोबराज कह रहा था। चलो, मैंने मान लिया कि सीता ने तुम्हें मेरा सैटेलाइट फोन नंबर दिया। उसे तुम्हें यह भी बता दिया कि उसने होटल के कमरे में कोबरा से मिलने के बाद छुप कर इस कमरे की निगरानी की तो उसने वहां से हशमत को बरामद होते देखा, जिसकी नाक की बनावट मेरी नाक की तरह थी। सीता के मारे जाने के बाद मेरे पास तुम्हारे इन दावों की तायीद या तरदीद हासिल करने का कोई जरिया नहीं रहा। अब तुम नई बातें कर रहे हो। ये तुम्हारे कानों में कौन फूंक रहा है? मैं अपने हरीफों के खिलाफ पूरी तवज्जो मरकूज करके काम करता हूँ और इसका नतीजा सामने आता है। सीता पर तुम्हें हद से ज्यादा एतमाद था। तुम्हारी वो खुशफहमी दूर करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी जात को तुम्हारी उस चहेती ब्लैक कैट ने बेनकाब किया है। अब मुझसे ये तवक्का न रखना कि मैं तुम्हें अपनी मालूमात के हर जरिए के बारे में बता दूंगा। तुम सफाक आदमी हो। सीता को मार सकते हो तो मुंह बंद करने के लिए दूसरों के साथ भी यही सलूक कर सकते हो। तुम फिर सीता के कत्ल का इल्जाम मेरे सर थोप रहे हो। मैंने उसे मारा होता तो उसकी लाश को बेनामो निशान रहने देता। मुझे जेर जामा वहां डालने की क्या जरूरत थी? अपनी जरूरतों को तुम खुद समझते हो। मुझे इस बारे में मगज सोजी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे तुम्हारे लिए अब दुनिया में दूसरा कोई काम बाकी नहीं रहा। तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। तुम ठीक समझ रहे हो।
मैं जिसके खिलाफ काम करता हूँ उस पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर देता हूँ। यह बात मैं भी तुमको बता चुका हूँ। तुम खाक कोई काम नहीं कर रहे, तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आज तुम इज्जतदार बने हुए हो, तुम्हारा माजी काबिल फख्र नहीं था। माजी में मत चाहो, आज की बात करो। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं तुम्हें तुम्हारे हमायतियों समेत चूंटियों की तरह मसल दूंगा। कोशिश करके देख लो, कल मैंने बिला वजह तुमसे समझौता किया। अव्वल खान शेर न रहे, तुम चाहो तो उस पर भी अपना मुकद्दर आजमा सकते हो। वो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या मैं ये समझ लूं कि तुम कल का समझौता खत्म कर रहे हो? उसकी तेज आवाज आई। बाजुका तुम बहुत ज्यादा समझदारी का मुजाहरा करने लगते हो, मैंने इस्तज़ाइया लहज़े में कहा। इसका दूसरा मफहूम यह है कि अब तुम अपनी जुबान बंद नहीं रखोगे, मेरे खिलाफ जहर फैलाओगे। उसकी आवाज में चैलेंज था। मैं ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, मैं सिर्फ इन हकायक को सामने ले आऊंगा जो अभी तक मेरे सीने में दफन है। तुम्हें यही करना था तो तुमने कल मुझसे सौदेबाजी क्यों की थी? उसे तुरुश लहजे में पूछा। मैं इसे क्या बताता कि इस वक्त सीता का खात्मा मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम में से कोई इतनी आसानी से सीता को मार लेगा। पिछले रोज सोबराज से बात करते हुए मेरे जहन में सिर्फ एक बात समाई थी कि सीता से अपने करीबी राब्ते की वजह से वो उसे तलाश करने और करारवाकी अंजाम तक पहुंचाने के सिलसिले में सबसे ज्यादा मौजूद शख्स था। सोबराज वो काम सर अंजाम दे लेता तो फिर उससे आगे की बात की जा सकती थी। वो कल की बात थी जिस पर मैं अब तक कारबंद था। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो समझौता खत्म हो गया। तुम अपनी खाल बचाने की तैयारी करो और मैं भी खुले हाथों से अपना वार कर गुजरूं। समझ लो कि मेरा पहला और आसान तरीन निशाना अव्वल खान ही होगा। वो मेरी अपनी तजवीज़ थी जो अव्वल खान को सिरे से पसंद नहीं आई। वो इन गिदड़ भपकियों से डरने वाला होता तो कभी का गोशा नशी हो चुका होता। वो गोशा नशी तो क्या होगा, अब मैं उसे पवंदे ज़मीं ही करूंगा। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, वो गुर्राया। अभी तुम निक और ठाम के बारे में क्या बक रहे थे? मैं उसकी कैफियत का अंदाजा करके दिल ही दिल में हंस दिया। वो मुझे डरा धमका कर खामोश रखने की कोशिशों में नाकाम होने के बाद दोबारा अपनी सलामती के लिए मुतफक्किर हो गया था। बात अव्वल खान की हो रही थी, लेकिन वो यकायक टाम और निक को दरमियान में ले आया था। अपनी तस्हीह कर लो, मैं बक नहीं रहा था बल्कि फरमा रहा था कि तुम्हारे और उनके गठजोड़ के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है। तुम्हारा यह दावा मुझे मुतासर नहीं कर सका। कुछ जानते हो तो जरा मुझे भी बताओ। मैंने फौरी तौर पर सोचा। मैं एसटीएफ के कर्नल दावर के रूप में निक से बहुत कुछ उगलवा चुका था। मेरे और उसके टेलीफोनिक मरासिम में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे कि इनमें आइंदा बेहतरी के कोई आसार नहीं थे। हर एतबार से खराबी और तलखी ही पैदा होनी थी। अगर सोबराज के जरिए उसे यह मालूम हो जाता कि उसके और कर्नल दावर के दरमियान होने वाली बाज बातें डैनी ने सोबराज को बताई हैं तो इससे मजीद कोई बड़ा बिगाड़ पैदा नहीं हो सकता था। वो सूरत हाल का हकीकी तजिया था। फिर भी मैंने मोहतात रहते हुए कहा, मैं दो बातें जानता हूं। तुम्हारी इन दोनों से मिली भगत है और अर्जुन को तुमने मरवाया था। अभी जरा सी देर पहले तुमने कहा था कि मैंने निक के इमाम पर अर्जुन को मरवाया था। इसकी तजस्सुस अमेज आवाज आई। मैंने बिल्कुल कहा था और अब भी अपनी बात पर कायम हूं। तुमको मालूम है कि वो दोनों जिम्मेदार गैर मुल्की अफसर हैं और उन्हें पाकिस्तान में सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अभी तुम उनको जानने से मुनकर थे, अब उनकी वकालत कर रहे हो। ये खुशी की बात है कि तुम्हारा हाफजा काम करने लगा है। इनके बारे में बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर तुम एक संगीन जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हो। तुम्हें कुछ बताने को अफवाहें फैलाने के जुमरे में शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम नहीं बच सकोगे। तुम्हारे खिलाफ फर्द जुर्म तवील होती जा रही है। डैनी, तुम नंग आदमी हो, तुम्हारी कोई इज्जत और साख नहीं है, इसलिए तुम मुझे खुले मुकाबले की धमकियां दे रहे हो। मैं इज्जतदार आदमी हूं, अपनी साख और इज्जत से डरता हूं। इसे मेरी कमजोरी मत समझो। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। तुम्हारे हाथ साफ हैं तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मैंने कोई झूठा इल्जाम लगाया तो अदालत तुमको बाइज्जत बरी कर देगी। बेनंगो नाम और इज्जतदार आदमी में यही फर्क होता है। एक मरतबा मेरे खिलाफ कोई स्कैंडल बन गया तो अखबारों में चली सुर्खियां लग जाएंगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा। अदालत बरसों बाद मुझे बरी करेगी तो इसकी छोटी खबर किसी बड़ी खबर में दब जाएगी। बदनामी का दाग उम्र भर मेरा पीछा करता रहेगा। यह सब तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने काले धंधों में हाथ डाला था। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसकी मुस्तरिबाना आवाज आई। इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। मेरे लिए तुम्हारे ये सब अल्फाज बेवकत हैं, समझ लो। उसकी आवाज मानी खेज होगी। मेरे हाथ खाली नहीं है, इस वक्त भी मैं तुम्हारी शहरक दबा सकता हूं। उसका लबो लहजा यकदम बदल गया। मैं अंदरूनी हेजान में मुब्तला हो गया। सोबराज के लहजे की इस तब्दीली पर हैर से अव्वल खान का धाना भी खुल गया था। दबा सकते हो तो दबा दो, तुम्हें इसकी पूरी इजाजत है। मैंने पुरसकून रहने की कोशिश करते हुए कहा। लो, फिर मिस मैरी क्लार्क से बात करो, वो तुम्हें मेरी बात का पूरा मफहूम समझा देगी। उसकी धीमी गुर्राती और फातियाना आवाज उभरी।
कदर सकूत के बाद सोबराज के सैटेलाइट फोन से मुझे वीरा की कमजोर और परेशान आवाज सुनाई दी और मेरा दिल उछलकर गोया हल्क में आ गया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त राजमहल में गुजारने के बावजूद वो वहीं फंसी हुई थी और सोबराज उससे मेरी बात करवा रहा था। ये अच्छी अलामतें नहीं थी।